नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अथ सप्तानुशासनम्। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, गुरुचरणेभ्यो नमः। आज हम पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण बहुत व्यापक विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर विश्वविद्यालय में हर पाठ्यक्रम इसको रखा गया है, जिससे कि हमारे सभी छात्रगण, विद्यार्थीगण पर्यावरण से परिचित हों, पर्यावरण का संरक्षण करें। अब पर्यावरण से प्रारंभ करने से पहले इसकी परिभाषा बताते हैं। परिधन आवरण शब्द है, पर्यावरण शब्द बना है, यहाँ पर यण संधि है। परितः आवरणम पर्यावरणम, अर्थात हमारे चारों तरफ जो आवरण है, जो विद्यमान चीजें हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, जिनसे हम ओतप्रोत हैं, वो हमारा पर्यावरण है। मुख्य रूप से, स्थूल रूप से 5 चीजें हमारे सामने हैं। क्षिति जल पाव गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 महाभूत हैं। इन्हीं का पूरा संसार है। सर्वप्रथम है क्षिति। हमारे लिए मूलाधार, मुख्य आधार हमारा पृथ्वी माता है। सुबह उठते हैं, हम पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व। पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। पृथ्वी माता हमको अन्न देती हैं, उर्वरा शक्ति के माध्यम से हमें फल देती हैं, खाद्य वस्तुएं देती हैं और नदी सरोवर आदि को धारण करती हैं। सबका आधार पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता का श्रृंगार हमें वृक्षों के माध्यम से, वनस्पतियों के माध्यम से करना चाहिए। हमें गंदगी नहीं करना चाहिए। स्वच्छ देश, स्वच्छ भारत, स्वच्छ नगर, स्वच्छ अपना मोहल्ला, स्वच्छ अपना मकान, सब कुछ स्वच्छ रखना चाहिए। हमें देखिए, बागवानी से, कृषि से बड़ा लगाव है। अपना देश कृषि प्रधान है। हम किसान के पुत्र हैं। किसानी से हमको बहुत लगाव है। हमने बहुत से, हम शोध भी क्या करते हैं कृषि पर। हम जब कृषि के छात्र नहीं रहे, हम संस्कृत छात्र, संस्कृत में भी हमने पुराण से भी आचार्य किया है। तो पुराण में गरुड़ पुराण जो है, एक तो मरने के समय जो पढ़ा जाता है, प्रेत कल्प है, उसमें 16 अध्याय हैं। इसके अलावा 229 अध्याय का एक गरुड़ पुराण है, प्रकीर्ण पुराण है। उसमें हमने वृक्ष आयुर्वेद आदि पर हमने बहुत अध्ययन किया है। कब कैसे वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। हमने अपने जीवन में लगभग 10,000 पेड़ लगाए भी हैं। और अभी एक जगह लगभग जमीन काफी खरीद के, 25-30 बीघा जमीन खरीद करके, और वो थोड़ा समतल नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ थी, उसको समतल किया। तो हमने क्या शोध पाया कि समतल करते समय उस, जहां पर कुछ झाड़ी थे, झंखार थे, तो जहां कुछ पेड़ पौधे थे, कुछ ही था मान लीजिए, तो उस जगह पर इतनी नमी निकल रही थी कि आप ऐसी पिंडी बना लीजिए मिट्टी की। अर्थात ये हमने शोध कर जो लिखा रहता है कि वृक्षों को लगाने से वो हमारे अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ती है, वो हमने देखा कि टिल्ला है, बहुत ऊंचा है, अब वहां पर एक पेड़ खड़ा है, तो जब वहां से वो हटाया गया पेड़, कोई झाड़ी खड़ी है, तो उसके नीचे बहुत नमी थी। तो नमी की रक्षा के लिए देखिए, इस वायुमंडल बहुत से गैसें हैं। नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन मुख्य रूप से है। ओजोन है, बहुत से हमारे गैसें हैं, प्रभावित होती रहती हैं, जिसमें जीवन मिलता है, सबका संतुलन रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो कि सबको भस्म करती रहती है। तो आज हम पृथ्वी पर विचार करेंगे सबसे ज्यादा, कि हमारा कृषि प्रधान देश है, हमें कृषि उत्पादन करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो उद्योग लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, जगह सीमित होती जा रही है, खेतों पर मकान बनते जा रहे हैं, और इधर तरह तरह की रासायनिक खादें प्रयोग करके उर्वरा शक्ति भी क्षीण होती जा रही है।
हम कितने भी विद्वान हो जाएं, बलवान हो जाएं, लेकिन बिना अन्न के हमारा कुछ काम नहीं चलेगा, कि अन्नम वही प्राणा, अन्नमय प्राण है। यदि अन्न नहीं होगा, सारा वेद वेदांत ज्ञान सब किनारे हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। बड़े से बड़े पहलवान को, बड़े से बड़े विद्वान को आप केवल 2 दिन भोजन नहीं दीजिए, तीसरे दिन उसका सारा पहलवानी, उसका सारा ज्ञान विज्ञान सब क्षीण हो जाएगा। इसलिए अन्न की रक्षा के लिए भाई मकान भी आवश्यक है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी सर्वप्रथम है, मकान भी आवश्यक है। तो आप जहां रहते हो, यदि आप ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो कुछ उपयोगी पौधे अपने आसपास लगाइए। जैसे सेम है, सेम आपको शुद्ध हवा भी देगी, पुष्प भी देगी और फलियां बहुत देगी, जिससे आप सब्जी का काम कम से कम 365 दिन में इतना तो आप प्रबंध कर लीजिए। जैसे इसमें लॉकडाउन में आपने अनुभव किया होगा कि कितनी समस्या हो जाती है। अब आगे के लिए सब लोग सावधान हो जाएं, अपने आंगन में, घर में नींबू का पेड़ लगा लीजिए। अभी देखो संतरा का बड़ा प्रचार था, नींबू संतरा वर्ग में ही आता है, संतरा का पेड़ लगा लीजिए। नींबू 12 मासी होता है, बहुत तत्व होते हैं। तो एक तो नींबू आंगन में दी है तो पूरा परिवार मोहल्ला भी उससे ले सकता है। सेमी होना चाहिए, एक आध लौकी के पेड़ लगाइए अपने यहाँ, जिससे कि खाद्य की भी पूर्ति हो, सुंदरता घर की हो, कहीं किसी का छप्पर है, किसी का कुछ है। और इसके साथ साथ जगह हो तो आम है, कटहल है, ये सब लगाइए। और देखो आजकल बहुत आवश्यकता सह फसल की हो गई है, जैसा कि हमने शोध करके पाया, अध्ययन करके, इसमें खेती में काम करके, कि सह फसलें होने चाहिए। कभी कभी ओले पड़ जाते हैं, हमारे गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, जौ की फसल है, सरसों की फसल है। अभी न कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी कभी आंधी तूफान आदि बहुत से आदि व्याधि आती रहती हैं। इनके बीच में यदि सह फसल आपने लगा रखी है, जैसे अनार है, अनार में कांटे अटे नहीं होते हैं, बहुत कम बढ़ता है, वो यदि आप अपने यहाँ लगा लेंगे, हर जलवायु में प्राय हो जाता है, पानी ज्यादा ना रुकता हो तो वो हो जाता है। वो हमेशा हर 12 महीने बड़ा महंगा रहता है। और अनार हमने आयुर्वेद भी पढ़ा है, हमने अध्ययन किया है कि एक अनार एक ऐसा फल है कि जो हमें सद्या पुष्टि देता है। दूध और अनार कहते जो भी हम भोजन करते हैं वो 40 दिन बाद रक्त में मिश्रित होता है, हमको शक्ति प्रदान करके चयन सिस्टम चलता रहता है। लेकिन अनार हम आज खाएंगे तुरंत हमको फल दे देता है। और किसी को सर्दी हो, जुकाम हो, कोई भी रोग हो, आदि व्याधि हो, इसका जूस, इसके अनारदाना सबको फायदा कर जाते हैं। अनार लगाने से एक बल पुष्टि मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और यदि कोई गेहूं आदि की फसल में कोई नुकसान होगा तो अनार उसको झेल जाएगा, उसकी पूर्ति कर देगा। अनार में कोई दोष होगा तो उसके सह फसल दूसरी फसल, और आपस में एक दूसरे को नाइट्रोजन करेंगे, उसके जो पत्ते ते गिरेंगे, सड़ेंगे, भूमि में उर्वरा शक्ति पैदा होगी। तो इस तरह से फसल में, जैसे बुंदेलखंड में, हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। जैसे बुंदेलखंड में है, वहाँ थोड़ी रूखी भूमि होती है तो वहाँ बेरी आराम से हो जाए, कांटे वाले जो पौधे होते हैं वो आराम से हो सकते हैं। वो मेड़ मेड़ में लगा दीजिए, चारों तरफ करौंदा लगा दीजिए। इस तरह से पृथ्वी का श्रृंगार करिए और सह फसल के माध्यम से आप सब किसान लाभ ले सकते हैं। हमने कुछ सेमिनारों में जाकर के, कृषि मेला में जाकर के जीवामृत वगैरह का भी अध्ययन किया, उसको भी बताना चाहेंगे। अभी हमने उसका प्रयोग भी किया। हमारे यहाँ एक लान में मालती का पौधा लगा हुआ था, उसके पीले पत्ते पड़ गए थे। अब सोच रहे थे क्या करें, दीमक लग गई है। दीमक पर भी हमने बड़ा शोध किया है। जैसे किसी बड़े से बड़े पेड़ में दीमक लग जाए तो गुड़ का शरबत बना करके आप उस पौधे में डाल दीजिए, उसकी दीमक खत्म हो जाएगी। हमने क्या किया, हमने एक जीवामृत के विषय में पढ़ा था, मेला में गए थे, कृषि मेला लगता है, ये चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय अपने कानपुर में है, वहीं के हम हैं। तो वहां पर गए, हमने देखा कि वहां जीवामृत का प्रचार हो रहा था, हमने पढ़ा। जीवामृत में मुख्य घटक हैं, गोमूत्र है, गोबर है, खली है, बेसन, गुड़, ये इसके मुख्य घटक है। ये सब चीजें हमने अपने यहाँ, जैसे गाय आग घुमा करती है, थोड़ा गोबर मिल गया, खली मिल गई, गुड़ मिल गया, सब डाल दिया, एक डिब्बा हमने तैयार किया, उसको डंडा घुमाते रहे 10-15 दिन में। वो वैसे सप्ताह में तैयार, हम लोग को 10-15 दिन लगाए। एक मग्घा हमने उसका वो लिया, जो
जीवामृत तैयार हुआ था, उसमें लगभग 10 गुना पानी मिलाया, उस पौधे में 4-5 दिन डाला, आज उसमें इतनी अच्छी कलियां आ गई हैं, इतनी हरी हरी पत्तियां हो गई हैं। तो इसका बड़ा अच्छा देखा, कोई खर्चा नहीं, खरी अपने घर की, सब कुछ अपने घर का। और इसको बनाइए और देखिए यूरिया वगैरह कुछ कम कर दीजिए। लोग गाय कहते एक गाय से आप 30 बीघे तक जमीन कवर कर सकते हैं। मात्र 4-5 ड्रम घर में अपने खेत में रख लीजिए, एक 500 लीटर की टंकी रख लीजिए और उसमें ये 100 लीटर में 5 किलो का अनुपात होता है, 5 किलो उसमें खली डाल दीजिए, 5 किलो गुड़ डाल दीजिए, 2 किलो बेसन डाल दीजिए और एक आता है बेस्ट डिकम्पोजर 20 रुपए सीसी आती है, उसको डाल दीजिए। इनको बारी बारी से पांचों उसमें तैयार कर लीजिए, फिर इनसे थोड़ा थोड़ा निकाल के टंकी में डाल दी, पानी भर दीजिए और जहां से जिस नाली से पानी जा रहा हो उसकी टोंटी उसमें लगा दीजिए, पानी जाता रहेगा। इतने अच्छे पौध तैयार होते हैं। हमने गमलों में इनमें सब में हमने शोध करके देख लिया है, 100% सही है बहुत, और कोई खर्चा नहीं। हमने अपने खेत में एक बार ऐसा प्रयोग करने के लिए अब डीएपी मंगाई, 1300 रुपए की बोरी आती है, 2 बोरी मंगाई और मुश्किल से 3-4 बीघे में सब चला गया। और इसमें आप समझ लीजिए अधिक से अधिक खर्चा आएगा आपका 1 बीघे में, क्या मुश्किल से 100 रुपए खर्चा आएगा। और इतने उपजाऊ भाई केचुआ उत्पन्न होगा, मित्र कीटाणु उत्पन्न होंगे जो खेत को उपजाऊ बनाएंगे। हमें सबको, हम यदि शहर में रहते हैं तो अपने आंगन में, छत में, जहां भी जगह हो वहां पर कुछ गमले लगा लीजिए। कुछ बड़ा गमला हो तो उसमें नींबू लगा लीजिए। देखिए इस समय इतना कोरोना में देख रहे होंगे, गिलोय का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। गिलोय लकड़ी लग जाती है, उसका बीज लग जाता है। एक तो गिलोय अपने घर में सब लोग रखिए। गिलोय की पत्ती यदि 2-4 पत्ती, 1-2 पत्ती का अभ्यास कर लीजिए, उसको खाने से कहते संसार का ऐसा मृत्यु के अलावा कोई ऐसा रोग नहीं जो गिलोय से ठीक हो जाए। हम अपने यहाँ लगाए हुए नित्य प्रति उसका सेवन करते हैं। गिलोय लगा लीजिए। तुलसी, तुलसी बताते हैं इतना ऑक्सीजन देती है तुलसी कि एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, बड़े बड़े बरगद के पेड़ जितने ऑक्सीजन देंगे उतना वो गमले में रखा हुआ लगा हुआ आपका तुलसी पौधा ऑक्सीजन देगा। और उसके अंदर इम्यूनिटी पावर इतना ज्यादा होता है, प्रतिरोधक क्षमता, कि अब जब आप चाय बनाइए उसमें 2-4 पत्ती उसकी डाल दीजिए, कुछ अदरक डाल दीजिए, गमले में अदरक भी लगा लीजिए। हर चीजें आपके भविष्य में काम आएंगी। कभी भविष्य में ऐसे जैसे इस समय आपातकाल आया, भविष्य कभी आए तो उसके लिए तैयार रहिए। 2-4 पौधे अपने यहाँ के जहाँ जगह हो बैंगन के लगा लीजिए, कुछ सेम लगा लीजिए, कुछ लौकी लगा लीजिए, इस तरह से लगाइए। और नींबू और ये गिलोय, तुलसी, ये तो जरूर लगाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम के हैं, इनका प्रयोग करिए। और पृथ्वी माता का खूब श्रृंगार। अरे हम कहते हैं कल्पना करिए हर घर में यदि गुरुच हो जाए, तुलसी हो जाए, ये तो आप लगा सकते हैं। यदि छोटा कमरा किराए में लिए हैं तो वहां भी गमले में लगा सकते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। एक स्वस्थ नागरिक ही अच्छा नागरिक होता है, आदर्श नागरिक होता है, देश को तरक्की की ओर ले जा सकता है। इसलिए निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए। जीवेश वर्षता शतम, हम वेदों में कहा गया कि हम 100 करोड़ वर्ष तक जीवित रहें और स्वस्थ रहें। इसी शुभकामना के साथ में हमारे देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और ये पर्यावरण विषय छात्रों हर कोर्स में हर जगह है। और अब किसानी की बड़ी आवश्यकता आ गई, खेती बड़ी, अन्न की बड़ी आवश्यकता है। अन्न के वृद्धि में उत्पादन बढ़े, इसके लिए सब लोग चिंतन करिए। और एक से एक विद्वान हमारे किसान हैं, हमारे बड़े वैज्ञानिक हैं, सब काम कर रहे हैं और अच्छा काम होना चाहिए। हम तो कहते हैं कृषि क्षेत्र में सब ज्यादा काम होना चाहिए, इसकी परम आवश्यकता हो गई है। और कई कई पाली हाउस बन रहे हैं, कम जगह में, कम उसमें अधिक उत्पादन हो रहा है। ये सब करिए। एतावदुक्त्वा ब्रह्मामि, एष उपदेशा एष आदेशः, यही हमारा उपदेश है, यही हमारा आदेश है, यही सबसे निवेदन है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।